दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अपन इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल डिस्कस कर रहे थे। पहली क्लास में अपन ने काफ़ी कुछ फंडामेंटल के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में अपन ने जो भी पढ़ा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ा है, नर्सिंग की परिभाषा के बारे में पढ़ा है, ठीक है, नर्सिंग का इतिहास को लेकर अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो अपन ने एक क्लास कंप्लीट कर ली थी। आज अपन इंट्रोडक्शन की दूसरी क्लास डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अपन एक थोड़ा सा छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में अपन ने डिस्कस किया कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है, इनको और किन किन नामों से जानते हैं, उन्होंने अपनी किस उम्र में नर्सिंग शुरू की और जो पहली नर्सिंग स्कूल हैं वो कब और कहाँ पर और किस नाम से शुरू हुई, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। और उनका जो जन्म है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 12 मई 1820 के अंदर हुआ था और इसी वजह से 12 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस मनाया जाता है, जिसे अपन कहते हैं इंटरनेशनल नर्सेस डे। इंटरनेशनल नर्सेस डे, ठीक है। और इनको लेडी विद द लैम्प क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये युद्ध के दौरान घायल मरीजों का, घायल सैनिकों की जो ट्रीटमेंट है, उनका जो उपचार है वो रात में भी करती थी और युद्ध के दौरान लाइट की व्यवस्था नहीं रहती थी, है ना। तो वो लैंप लेके सैनिकों को, घायल सैनिकों को ढूंढ कर उनका इलाज करती थी, उनको राहत कैंपों में पहुंचाने का कार्य करती थी, इसलिए उनको लेडी विद द लैम्प भी कहते हैं, ठीक है। ये अपन ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में अपन ने क्रीमियर वॉर के बारे में डिस्कस किया है। क्रीमियर वॉर कब हुआ था? 1854 के अंदर हुआ था, ठीक है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो पहली पोस्टिंग थी वो मिलिट्री सर्विसेज में थी, ठीक है ना। फिर अपन ने फर्स्ट इंडियन नर्स के बारे में भी डिस्कस किया, जिनका नाम है भाई काशीबाई गणपत। इनके बारे में अपन ने डिस्कस किया, इनकी जीवन के बारे में अपन ने थोड़ा डिस्कस किया, किस प्रकार इनका नेचर था, वो भी अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया। इसके बाद में अपन ने नर्सिंग इन इंडिया, है ना, हिस्ट्री को लेकर अपन ने डिस्कस किया कि नर्सिंग कब भारत में शुरू हुई है ना, डिप्लोमा कब शुरू हुआ है, ठीक है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन काउंसिल कब शुरू हुई थी, ठीक है ना, और बैचलर डिग्री जो कोर्स होता है नर्सिंग के अंदर वो कब शुरू हुआ था, है ना, वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद में अपन ने TNA आई, वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से, बहुत सारे एग्जाम में आ भी चुका है, इनकी फुल फॉर्म आ चुकी है, इनका जो स्थापना दिवस ईयर है वो भी आ चुका है, ठीक है ना। INC की फुल फॉर्म, इसकी स्थापना, ये भी एग्जामों में आ चुका है, ठीक है। नर्सिंग की जो PG कोर्स है होता है MSc नर्सिंग, वो कब शुरू हुई ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। पोस्ट BSc नर्सिंग कब हुई ये भी अपन ने देख लिया है। नर्सिंग वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मीन्स होता है न्यूट्री और न्यूट्रिक्स, है ना। इन दो वर्डों से आए हैं और इनका जो मीन्स होता है टू नरिश, यानी पालन पोषण करना। वही फिर अपन ने नर्सिंग की जो है उसमें जो नर्स होती है, नर्स जो वर्ड होता है उसकी क्या क्या फुल फॉर्म होती है वो अपन ने एक एक करके समझा, इनके अर्थों को समझा, ठीक है ना। फिर अपन ने नर्सिंग की परिभाषा भी समझी कि क्या परिभाषा है। दो परिभाषा अपन ने डिस्कस की है। अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने जो परिभाषा दी वो भी अपन ने डिस्कस की है, ठीक है। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस ने जो भी परिभाषा दी वो भी अपन ने डिस्कस की है। उसके बाद में कोर ऑफ नर्सिंग, है ना, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, एलिवेशन ऑफ डिजीज, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। आप प्रीवियस क्लास में जाके देखिए एक बार, है ना, अच्छे से मैंने समझाए हैं, अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आप इनको हल्का सा आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एसेंशियल ऑफ नर्सिंग, साइंस ऑफ नर्सिंग, आर्ट ऑफ नर्सिंग और स्पिरिट ऑफ नर्सिंग भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। स्कोप ऑफ नर्सिंग, यानी नर्सिंग क्षेत्र में क्या क्या स्कोप है वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ANM GNM का कर रहे हो आप, BS नर्सिंग कर रहे हो, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको हर बार मिलेगा, है ना, कि नर्सिंग के क्या क्या प्रिंसिपल है ना। सेफ्टी हो गया, थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस हो गया, यूज ऑफ रिसोर्स हो गया, इनको अपन ने अच्छे से प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है, क्या होते हैं ये। कंफर्ट का भी अपन ने देख लिया है और इंडिविजुअल अपन ने देख लिया है, ठीक है। अब आज अपन यहाँ से शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन की दूसरी क्लास, है ना।
इतने देर जो मैं आपको स्लाइड चला रहा था ये अपन की जो प्रीवियस क्लास है वो थी। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं आज की इंट्रोडक्शन की दूसरी क्लास। ठीक है, तो अब अपन ने नर्सिंग जो प्रोफेशन है, ये जो नर्स जो वर्ड है कहाँ से आया है ना, नर्सिंग के क्या प्रिंसिपल हैं, नर्सिंग के क्या स्कोप्स हैं, है ना, नर्सिंग के क्या एसेंशियल है, नर्सिंग के का क्या इतिहास रहा है भारत के अंदर, है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या है, उनकी जीवन का अपन ने सारा सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आखिर हमारी जो हम नर्स हैं हमारी क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे प्रोफेशन के प्रति, मरीज के प्रति, वो अपन देखते हैं। पहला जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है केयर गिवर, है नहीं, यानी क्या होना चाहिए, जो नर्स हैं वो केयर गिवर होनी चाहिए, है ना। अब आप बोलोगे केयर गिवर कैसे, है ना, केयर गिवर कैसे, ट्रीटमेंट सब कुछ करते हैं, नर्स का काम होता है ट्रीटमेंट करना, है ना, लेकिन केयर करना भी उसको आना चाहिए, अच्छे से पालन पोषण करना भी पेशेंट का आना चाहिए, किस प्रकार पेशेंट के साथ पोलाइटली से रह सके ये भी आना चाहिए। ठीक है, अगला जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एडवोकेटेड। एडवोकेट मीन्स होता है जो नर्स हैं वो पेशेंट को एडवोकेट के बाती पेशेंट को क्या करें, अवेयर करें कि एक जो एडवोकेट होते हैं वो किस प्रकार अपने जो क्लाइंट होता है उनको बताता है क्या कानून होते हैं, किससे क्या होता है, सारे जो स्कीम्स हैं वो बताते हैं। उसी प्रकार नर्स को भी एक एडवोकेट बनके पेशेंट और उनके रिलेटिव को क्या करना है, जागरूक करना है। ठीक है, इस प्रकार वो पेशेंट को जो जितने भी अधिकार होते हैं वो भी उनको बताना है कि आपके अधिकार हैं, अधिकार बताकर पेशेंट को वो सुरक्षित कर सकती हैं। अगला जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है क्रिटिकल थिंकर। वेरी इंपॉर्टेंट है, सोचने की क्षमता सभी में है, डिसीजन लेने की क्षमता सभी में है, लेकिन जो मुसीबत में जो अच्छा डिसीजन लेता है, जो मुसीबत के समय जो अच्छा डिसीजन लेता है वही क्या होता है, परफेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए एक नर्स को इमरजेंसी के समय, क्रिटिकल के समय जो डिसीजन लेना चाहिए, जो सोचने की क्षमता होनी चाहिए, जो थिंकिंग की क्षमता होनी चाहिए वो भी उसमें होनी चाहिए। इमरजेंसी होने पर वह खुद नहीं घबराएं, है ना। अगर क्रिटिकल अवस्था में अगर नर्स खुद घबरा जाएगी तो पेशेंट तो वैसे ही मर जाएगा, है ना। तो नर्स को क्या है, क्रिटिकल थिंकर यानी कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है और इमीडिएट डिसीजन लेना है पेशेंट के फेवर में। ठीक है, अगला हो गया अपना टीचर। नर्सिंग के क्षेत्र में नर्स शिक्षक, है ना, किस प्रकार अपना रोल अदा कर सकता है वो भी होना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में एक नर्स किस प्रकार पेशेंट को एजुकेट कर सकता है। ठीक है, और नर्सिंग के प्रोफेशन में किस प्रकार एक नर्स जो है उनसे जो जूनियर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको किस प्रकार अच्छी शिक्षा दे सकता है ना, ये भी जिम्मेदारी किसकी है, नर्स की है। रिसर्चर यानी शोधकर्ता, आविष्कारकर्ता, है ना, कि इसमें क्या है, जो नर्स अपने पेशेंट के सेवा करने के अतिरिक्त नर्सिंग के क्षेत्र में अनुसंधान करने के भी अपना योगदान दे सकती हैं। देखो काम सब करते हैं, इंजेक्शन सब लगाते हैं, केयर सब करते हैं, है ना, नर्सिंग केयर पूरी करते हैं नर्स, लेकिन एक नर्स को अपने क्षेत्र में और नए नए अनुसंधान करना चाहिए कि वो इस चीज़ को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, है ना, वो इस ट्रीटमेंट को और बेहतर कैसे लगा सकते हैं, वो इस कैनुला आईवी कैनुला को और किस बेहतर एंगल से लगा पाते हैं जिससे पेशेंट को कम पेन हो, और कौन सा जो प्रोसीजर है उसको और कैसे कर सकते, जिसका कम समय लगे, कम एनर्जी लगे, पेशेंट को आरामदायक मिले। तो एक अनुसंधान करने वाली जो अच्छा रिसर्चर होना चाहिए नर्स। कम्युनिकेटर वेरी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेटर, एक नर्स को अच्छा कम्युनिकेटर भी होना चाहिए, है ना। अच्छा कम्युनिकेटर होगा तो वह पेशेंट के साथ अच्छे से बात करेगा। ठीक है, पेशेंट के साथ उसी की भाषा में बात करेगा, है ना, वही भाषा बोलेगा जो पेशेंट को समझ में आए। ज़्यादा वो मेडिकल टर्म्स का यूज़ नहीं करेगा क्योंकि पेशेंट को तो मेडिकल टर्म्स आती है नहीं, पेशेंट को उसी की भाषा में समझाएगा ताकि वो पेशेंट है वो नर्स को वापस अच्छे से फीडबैक दे सके कि उसको क्या दिक्कत हो रही है ना। इस प्रकार अच्छा एक कम्युनिकेटर बनके भी नर्स जो है पेशेंट की सेवा कर सकती हैं। मैनेजर, है ना,
एक रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक नर्स की, मैनेजर किस प्रकार वो अपने आप को हर कंडीशन में मैनेज कर सके, किस प्रकार पेशेंट को अपने साथ मैनेज कर सके, किस प्रकार एक प्रोसीजर के साथ अपना मैनेजमेंट कर सके। अच्छा मैनेजमेंट होगा तो ही अच्छी नर्सिंग केयर आप दे पाओगे, इसलिए एक अच्छा मैनेजमेंट होना भी जरूरी है नर्स का, है ना। नर्स अपने रोगियों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल की क्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक मैनेजर के रूप में कार्य करती है ना, कि और किस प्रकार जो पेशेंट के साथ अच्छा ट्रीटमेंट कर सके, अच्छा स्वास्थ्य की देखभाल किस प्रकार अच्छा कर सके, इतना सब कुछ मैनेज होगा तो ही पेशेंट को अच्छी नर्सिंग सेवाएं मिल पाएगी। नर्सिंग केयर है, सीधा है वही काम है, अच्छी नर्सिंग केयर देना है पेशेंट को, यह भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, नर्स की, ठीक है। क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स। और हेल्थ एजुकेटर, हेल्थ एजुकेटर है ना, स्वास्थ्य शिक्षा है ना, नर्स को जो है एक हेल्थ एजुकेटर के रूप में भी अपना रोल अदा करना चाहिए। अब आप बोलोगे कैसे, देखो बीमार होने के बाद उसका ट्रीटमेंट तो सब कुछ करता है, हर कोई कर लेगा, हर डॉक्टर कर लेगा, हर नर्स कर लेगी, लेकिन जो बीमार नहीं है लेकिन वो भविष्य में बीमारी में जा सकते हैं, उनको पहले ही हेल्थ एजुकेशन देनी है, उनको पहले ही अपने हेल्थ के आयाम बताने हैं, उनको एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना है कि आप ये नहीं करिएगा, ये करिएगा, उसको अवॉइडेंस, उसको अवेयर, मतलब हेल्थ के संबंधित शिक्षा देनी है ताकि वो भविष्य में जाके बीमारी से ग्रसित नहीं हो। तो इस प्रकार ये जो है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, नर्स की, है ना। केयर गिवर होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, है ना, क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए, एक अच्छा टीचर होना चाहिए, रिसर्चर होना चाहिए, कम्युनिकेटर होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए, नर्सिंग केयर गिवर होना चाहिए, हेल्थ एजुकेटर होना चाहिए। अभी मैंने जो जिन जिन रोलों के लिए जो जो वर्ड बोले हैं, जो तो लाइन दो रही हैं, आप अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इन जो 9 हैं रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनको अगर आप 5-5, 6-6 लाइन में भी अगर डिस्क्राइब करेंगे तो अच्छा आप एक निबंधात्मक प्रश्न कर पाएंगे, लघुरात्मक प्रश्न कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होगी इसकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स की, ठीक है। अब अपना जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन में अगला वो है कम्युनिकेशन। अपन रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या पढ़ रहे थे कि एक जो नर्स हैं वो एक अच्छे कम्युनिकेटर के रोल में भी अपना अच्छी जिम्मेदारियां निभा सकती हैं। अब वो किस प्रकार निभा सकती है वो अपन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिकेशन इन नर्सिंग, देखो ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है ना, ये आप में सभी जगह देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन कंप्यूटर सब्जेक्ट में भी होता है, कम्युनिकेशन सामाजिक में होता है, विज्ञान में होता है ना, कम्युनिकेशन केमिस्ट्री में होता है, फिजिक्स में होता है, ठीक है, और अपने नर्सिंग में भी होता है। तो प्रत्येक क्षेत्र जो व्यवसाय से जुड़े हैं, है ना, उनमें कम्युनिकेशन सब्जेक्ट होगा, है ना, जो विषय व्यवसाय से जुड़े हैं उनमें कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो नर्सिंग में भी कम्युनिकेशन है। तो अपन परिभाषा देखते हैं कि कम्युनिकेशन की क्या परिभाषा है, अच्छा कम्युनिकेशन किस प्रकार रहेगा वो अपन देखते हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन का जो मीन्स होता है एक्सचेंज ऑफ आइडिया, थॉट्स, इंफॉर्मेशन, है ना। कम्युनिकेशन का जो मीन्स हो गया, इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ, it means exchange of idea, thoughts, information, to one person to another person by the मीडिएटर। यह हो गई अपनी परिभाषा कम्युनिकेशन की परिभाषा। क्या आप कम्युनिकेशन किसे कहेंगे? इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज,
थॉट्स इंफॉर्मेशन टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय द मीडिएटर, यानी आइडिया है ना, विचार, ठीक है, और थॉट्स है ना, सोचना है ना, इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं है ना, इन सभी को किसी के माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ले जाना, पहुंचाना, उसको अपन कहेंगे कम्युनिकेशन है ना। इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, इंफॉर्मेशन टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय द मीडिएटर, यानी किसी के माध्यम, किसी के द्वारा है ना। अब अगर अपन किसी को मैसेज भी करते हैं तो डायरेक्ट तो मैसेज करते नहीं है, फ़ोन का अपन को यूज करना पड़ेगा। फ़ोन में भी अलग अलग एप्लीकेशन आती हैं, उन एप्लीकेशनों के माध्यम से अपन किसी को अपना मैसेज हैं, अपने आइडियाज़ हैं, इन्फॉर्मेशन है, अपन पहुंचा पाएंगे। ऐसा तो अपन पहुंचा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो एक कम्युनिकेशन में एक मीडिएटर होना जरूरी है, एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए मीडिएटर होना जरूरी है। विदाउट मीडिएटर कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, है ना। तो मीडिएटर की सहायता से ही जो आइडियाज हैं, थॉट है, वो इंप्रेशन वो क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, ठीक है। परिभाषा आपने देख ली है। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप हैं, है ना। कम्युनिकेशन को अपन ने दो भागों में बांटा है। पहला है वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल में क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व यूज ऑफ स्पोकन एंड रिटन वर्ड, है ना। स्पोकन एंड रिटन वर्ड। जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो किसमें इन्वॉल्व होता है, स्पोकन और रिटन वर्ड, इसको अपन कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। यानी जो कम्युनिकेशन बोल कर किया जाता है, जो कम्युनिकेशन लिख कर किया जाता है, उसको अपन कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी फेशियल एक्सप्रेशन, टच, आई कांटेक्ट, बॉडी पोस्चर। फेशियल एक्सप्रेशन, टच, आई कांटेक्ट और बॉडी पोस्चर, ठीक है। सीधा है, सिंपल है, सरल है, अपने YouTube चैनल की तरह, ठीक है। कि वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो लिखकर या बोलकर किया जाता है, उसको अपन कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। वहीं अगर अपन बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, फेशियल एक्सप्रेशन, यानी अब फेशियल एक्सप्रेशन से आप किस प्रकार कम्युनिकेशन, यानी आप फेस से आप गुस्सा होके, एंग्री होके, हंस के, है ना, मुंह बना करके अपना जो कम्युनिकेशन है एक दूसरे पर्सन तक पहुंचा पाओगे, या टच करके भी आप जो है कम्युनिकेशन पहुंचा पाओगे, या आई कांटेक्ट या बॉडी पोस्चर। ये जो है किसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ये गतिविधियां, जो ये एक्टिविटी हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व रहती हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ आइडिया, थॉट्स, इंफॉर्मेशन one person to another person by the mediator, and communication divide in two types, one verbal and second non-verbal. Verbal involve in spoken and written words, and non-verbal involve in facial expression, touch, eye contact and body posture, ठीक है। ये हो गए किसके टाइप, कम्युनिकेशन के टाइप हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की, कि कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण क्यों है ना। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है वो अपन बात करते हैं। फॉर द नर्स टू अंडरस्टैंड द पेशेंट, एक्सचेंज आइडिया टू द क्लाइंट, यानी एक नर्स के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड द पेशेंट, पेशेंट को समझने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है। अब जरूरी क्यों है,
कि अगर जो पेशेंट है वो अच्छे से कम्युनिकेट करेगा नर्स को, तो वो नर्स जो है पेशेंट को अच्छे से समझ पाएगी, ठीक है। और जो नर्स और क्लाइंट है वो अपने जो आइडियाज, जो थॉट्स है, विचार हैं, वो अच्छे से एक्सचेंज कर पाएंगे, है ना। अब कैसे? नर्स जो है पेशेंट के पास जाती हैं, नर्स जो है पेशेंट के पास जाती हैं, उसकी हिस्ट्री टेकिंग करती हैं, उससे जो क्वेश्चनिंग करती हैं, अगर जो पेशेंट है वो उस नर्स की भाषा को अच्छे से समझता है तो वो वापस अच्छे से कम्युनिकेट करेगा, नर्स को कोऑपरेट करेगा और उसको अच्छे से जवाब देगा। तो इस प्रकार कम्युनिकेशन क्या इंपॉर्टेंट है फॉर गुड IPR, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है। अब देखो किस प्रकार आप पेशेंट के साथ अच्छा कम्युनिकेशन किस प्रकार स्थापित कर पाओगे जिससे कि पेशेंट और नर्स के मध्य एक अच्छा IPR मेंटेन हो जाए, है ना। इंटरपर्सनल, जिसको अपन बोलते हैं लगाव हो जाए। एक जो पेशेंट है उसको हिंदी भाषा ना, अगर कोई अन्य भाषा आ रही है, उसकी जो मातृभूमि जो अन्य भाषा आ रही है, और अगर जो नर्स है उसकी अगर मातृभाषा जानती है, अगर वो उसकी भाषा में बात करेगी तो जो पर्सन को है, जो पेशेंट को है, उसको अपना फील होगा, अपनापन लगेगा, नर्स के साथ अच्छे से वो पेश आएगा, अपनी जो सारी जो प्रॉब्लम है वो खुल के बता पाएगा और अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से बता पाएगा। तो जो नर्स, जो डॉक्टर्स हैं, वो क्या है, अच्छे से उसका क्या कर पाएंगे, ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो इस प्रकार इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन का। वहीं पुअर कम्युनिकेशन रिजल्ट पुअर क्लाइंट केयर। सीधी बात है, अगर अच्छा तालमेल नहीं होगा पेशेंट और नर्स के मध्य, अच्छा अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो जाहिर बात है जो केयर है वो भी अच्छी नहीं होगी, है ना। कम्युनिकेशन अच्छा कैसे होगा? अच्छा होगा तभी वो सारी अपनी प्रॉब्लम है जो नर्स को बता पाएगा, नर्स को बता पाएगा, ठीक है। तो जो पुअर कम्युनिकेशन है, जो रिजल्ट उसका क्या निकलता है, परिणाम क्या निकलता है, पुअर क्लाइंट केयर, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन टू मॉडिफाई हर बिहेवियर, ठीक है। अच्छा कम्युनिकेशन है जो मॉडिफाई करता है उसके अच्छे बिहेवियर को, ठीक है ना। गुड कम्युनिकेशन हेल्प द नर्स टू इंटरप्ट द हॉस्पिटल पॉलिसी। अच्छा जो कम्युनिकेशन रहेगा वो मदद करेगा किसकी, नर्स की, पेशेंट को लेके, कि वह हॉस्पिटल की जितनी भी पॉलिसी है वो उसको अच्छे से समझा पाएगा, ठीक है। अब अपन ने इंपॉर्टेंस देख लिए, ठीक है। अब अपन डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है वो अपन करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो जो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है सेंडर, है ना। सेंडर के बाद हो गया मैसेज, मैसेज के बाद हो गया मीडिएटर, मीडिएटर के बाद हो गया रिसीवर, रिसीवर के बाद हो गया फीडबैक, और फीडबैक वापस किसको जाएगा, सेंडर को। अब आप इस सर्कल को समझिए, इस गणित को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। मीडिएटर यहां पर अपन इसको डिस्कवर कर सकते हैं चैनल, है ना, कि वो किस माध्यम से, किस चैनल से अपना जो मैसेज है, अपना जो संदेश है वह रिसीवर तक पहुंचा पाएगा। अब ये क्या है, ये देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस, संदेश भेजने वाला, सेंडर क्या होता है, संदेश भेजने वाला, संदेशा भेजने वाला, ठीक है। अब संदेशा क्या भेजेगा, मैसेज में क्या रहेगा। अब वो जो मैसेज है वो किसी प्रकार का आइडिया हो सकता है, किसी प्रकार का थॉट हो सकता है ना, किसी प्रकार का इन सूचना हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, किसी प्रकार का इनविटेशन हो सकता है, किसी प्रकार का लेटर हो सकता है, किसी प्रकार का नोटिस हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया मैसेज। अब ये तो है नहीं जो सेंडर है सीधा
जो है मैसेज डाल दिया सीधा और वो पहुंच गए सीधा रिसीवर के पास। सेंडर को भी किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है मैसेज भेजने के लिए, और रिसीवर को भी कोई मैसेज प्राप्त करने के लिए माध्यम की आवश्यकता है ना। जब पुराने जमाने में, अब ऐसा तो देखो, अब देखते हैं जो कबूतर हैं वो पत्थर एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, है ना, तो वो कबूतर क्या हो गए, कबूतर माध्यम ही हो गए, है ना। तो उसी प्रकार माध्यम जरूरी है, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए माध्यम जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो माध्यम है वो चैनल के माध्यम से मैसेज जो है, अब माध्यम कुछ भी हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, फैक्स हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, आजकल हो गए स्मार्टफोन में हो गए अलग मैसेजिंग ऐप होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। तो वो सारे क्या है, एक माध्यम में एक चैनल ही है, और वो किसके पास जाएंगे, रिसीवर के पास माध्यम द्वारा, ठीक है। रिसीवर क्या करेगा, उस आइडियाज, थॉट्स, इंफॉर्मेशन, इन्विटेशन, आइडियाज, नोटिस, है ना, जो भी है उनको करेगा प्राप्त। उनको प्राप्त करने के बाद वापस क्या करेगा, अपन अभी जो बोलते हैं ना रिप्लाई, भाई रिप्लाई दो, है ना, तो उसको अपन बोलते हैं फीडबैक। वापस देगा फीडबैक। फीडबैक किसको देगा, सेंडर को देगा। वापस जो फीडबैक है वो किसको देगा, सेंडर को देगा। तो जो इस प्रकार है वो क्या है, कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है, ठीक है। एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं कि सेंडर क्या होता है। वापस सेंडर मैसेज मीडिएटर या चैनल, ठीक है, और रिसीवर और फीडबैक, ठीक है। वही अपन अगर बात करें कि आप सेंडर किसको बोलेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया, इट इज द पर्सन हु विश टू कन्वे ए मैसेज टू अदर पर्सन, है ना। इट मीन्स इट इज a person who wish the message, wish a convey the message to person। यानी एक जो संदेश भेजने वाला है वो क्या करता है, एक मैसेज भेजने वाला होता है, ठीक है, विश करता है कि वो उसको मैसेज भेजेगा, यानी संदेश भेजने वाला सेंडर हो गया, ठीक है। अब मैसेज क्या होता है, ये होता है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो मैसेज क्या होता है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। वहीं अब अगर अपन चैनल की बात करें, अपन अगर मीडिएटर की बात करें, तो क्या होता है, इट इज ए कैरी ए मैसेज टू सेंडर टू रिसीवर, है ना। इट इज ए कैरी ए मैसेज टू सेंडर टू रिसीवर, यानी जो मीडिया चैनल है, जो मीडिया वो क्या काम करता है, जो मैसेज वो क्या करता है, कैरी करता है। किससे कैरी करता है, सेंडर से, और किसको भेजता है, रिसीवर को, है ना, कि संदेश लेने वाले से लेता है और प्राप्त करने के पास भेजता है। वहीं अगर अपन बात करें रिसीवर की, तो रिसीवर अपन किसको कहेंगे, इट मीन्स लिस्टन और हु रिसीव द मैसेज, हु रिसीव द मैसेज, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें किसको बोलेंगे, फीडबैक अपन बोलेंगे मैसेज दैट रिसीवर रिटर्न टू सेंडर, मैसेज दैट रिटर्न, नॉट रिटर्न, है ना, रिटर्न मतलब वापस, रिटर्न मैसेज टू, मैसेज दैट रिटर्न टू सेंडर है फीडबैक, मैसेज दैट रिटर्न टू द सेंडर, यानी
जो सेंडर ने मीडिएटर के माध्यम से जो संदेश भेजा था वो रिसीवर ने वापस प्राप्त किया, और रिप्लाई यानी फीडबैक के रूप में वापस जो मैसेज है वो किसको भेजा, सेंडर को। तो ये होगी इसकी कम्युनिकेशन की प्रोसेस, ठीक है। अब बात करते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ गुड कम्युनिकेशन, यानी एक अच्छे कम्युनिकेशन के क्या सिद्धांत होते हैं, ठीक है। सेंडर रिसीव सेम मैसेज, यानी जो मैसेज सेंडर भेज रहे हैं रिसीवर सेम मैसेज को प्राप्त करें। अब नर्सिंग में क्या है कि जो नर्स पेशेंट को कहना चाह रही हैं, जो ट्रीटमेंट जो एडवाइस देना चाह रही हैं, वह नर्स चाहती है जो उसको समझे, वो नर्स जो पेशेंट है जो क्लाइंट है वो उसको सेम समझे, है ना, तोड़ मोड़ कर नहीं समझे। अंडरस्टूड वर्ड्स, कुछ जो वर्ड होते हैं वो अंडरस्टूड होते हैं, जो अच्छे अगर आईपीआर होगा तो पेशेंट और नर्स में वो समझ जाएंगे, ठीक है। अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स एंड टेक्निकल वर्ड, सीधी बात है, अगर अच्छा कम्युनिकेशन आपको करना है तो जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं उनको अवॉइड करना है, टेक्निकल जो वर्ड होते हैं उनको भी क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है ना। इसका विशेष ध्यान रखें, नर्स जो है पेशेंट के सामने कभी भी टेक्निकल वर्ड हैं जो अपने मेडिकल टर्म्स हैं वो कभी भी बोले नहीं, पेशेंट को क्या पता चलेगा, है ना, सीधी बात है। और जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी नहीं बोले, पेशेंट को भी शॉर्ट फॉर्म नहीं आती है, ठीक है। बात अगर अलग है कि जो अपने जो फील्ड का है वो अगर पेशेंट बन जाए, जो हेल्थ केयर पर्सन है वही अगर मान लो पेशेंट हो तो वो मेडिकल टर्म्स में बात कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज कोई पेशेंट्स है जो नॉन मेडिकल फील्ड से हैं और आप उनके सामने मेडिकल फील्ड की जो टर्म्स हैं जो शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा हासिल, है ना। फेस द पर्सन वाइल टॉकिंग, यानी बोलते समय जो पर्सन का जो है फेस टू फेस कॉन्टेक्ट रखें। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो इधर और चेहरा है उधर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पेशेंट को इरिटेट भी लगता है कि उसको इग्नोर कर रही है, ऐसा ही बोल रहे हैं ना। मेंटेन गुड आई कांटेक्ट, यानी जो है अच्छे आई कांटेक्ट रखनी है, आंख से आंख मिला के बात करनी है, ठीक है। मेंटेन वेल रिलैक्स बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर है जो वेल रिलैक्स होना चाहिए, है ना, आपका बॉडी पोस्चर सब भी नहीं होना चाहिए, आलसी भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए, वेल रिलैक्स होना चाहिए, है ना, सिंपल होना चाहिए। क्लियर इन एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, जो आइडियाज है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, जो एक्सप्रेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। टाइमिंग अवेयरनेस, टाइमिंग का भी ध्यान रखें, टाइमिंग भी जागरूकता के बारे में ध्यान रखें आप, ठीक है। गिविंग फीडबैक इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक देना जरूरी है, फीडबैक आना जरूरी है ना। अपन ऐसे मैसेज करते हैं किसी को अपन व्हाट्सएप में, तो मैसेज अपन भेज देते हैं, लेकिन अपने पास फीडबैक कब आएगा कि उसने मैसेज प्राप्त कर लिए, कि जो है डबल राइट जो है वो ब्लू हो जाएंगे कि उन्होंने मैसेज प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अब अपन प्रिंसिपल तो अपन ने देख लिया, अब कुछ देखते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर मीन्स क्या हो गई, बाधा। अब क्या क्या बाधा है जो कम्युनिकेशन में आ सकती हैं, वह बाधा कितनी है, 5 फैक्टर हैं, 5 प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं, ठीक है। पहली जो बाधा है वो है इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर भी कम्युनिकेशन में बाधा ला सकते हैं, जैसे फियर, डर हो गया, सस्पिशियस यानी अंतर्द्वंद यानी कॉन्फ्लिक्ट यानी संदेह के आधार पर, जेलियस, ठीक है, जेलेसी, एंगर, गुस्सा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये जो होंगे ये कहीं ना कहीं आपके जो कम्युनिकेशन को क्या करेंगे, बाधित करेंगे। अगर फियर अगर नर्स में होगा तो भी बाधित करेंगे, फियर अगर पेशेंट में होगा तो भी बाधित करेंगे। अब अगर नर्स कोई पेशेंट को हिस्ट्री टेकिंग समय कुछ भी पूछती है, उसकी हिस्ट्री लेती हैं, और अगर जो नर्स जो पेशेंट है वो नर्स अगर डरेगा, फियर करेगा, तो वो अपनी जो है प्रॉब्लम है वो नहीं बता पाएगा, तो अच्छा कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाएगा, और उसकी जो डिजीज़ है और उसका अच्छे से डायग्नोसिस भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला है फिजिकल फैक्टर, जैसे फटीग, इलनेस, स्पीच डिफेक्ट, डीफनेस और पेन, है ना। अगर नर्स अगर थकी हुई है या पेशेंट थका हुआ है तो भी कम्युनिकेशन बाधित होगा, दोनों का एनर्जेटिक होना जरूरी है, ठीक है। इलनेस
ठीक है। अगर नर्स हैं वो अगर बीमारी से ग्रसित हैं, वो पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर पाएगी, ना अच्छे से उसे कम्युनिकेट कर पाएगी। स्पीच डिफेक्ट यानी बोलते समय कुछ स्पीच डिफेक्ट हो जाए, या जो नर्स हैं वो अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, फास्ट बोल पा रहे, जो पेशेंट के ऊपर से ही जा रहा है, ठीक है, ये भी अपने कम्युनिकेशन को बाधित करेगा। जो पेशेंट है वो डीपनेस है, वो कानों से सुन नहीं सकता है, उसके सामने अगर नर्स बोलती रहेगी तो उसको सुन नहीं सकता, वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। पेन, अगर नर्स भी पेन में है और क्लाइंट भी पेन में है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट क्या होगा, बाधित होगा। इंटेलेक्चुअल फैक्टर है ना, नॉलेज है ना, कि अगर लेक ऑफ नॉलेज, अगर नर्स के अंदर भी नॉलेज की कमी होगी तो अच्छे से वो कम्युनिकेट न कर पाएगी, न पेशेंट के अंदर भी नॉलेज की कमी होगी तो वो भी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। लो आईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल अगर कम होगा पेशेंट का, है ना, नर्स का तो होगा नहीं, नर्स तो वेल ट्रेंड है ना, तभी उन्होंने नर्सिंग पूरी की है तो उनका अच्छा आईक्यू लेवल ही है। तो आईक्यू लेवल अगर पेशेंट का अगर कम होगा, है ना, तो भी अच्छे से कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो पाएगा, ठीक है। सोशल फैक्टर यानी कल्चरल, लैंग्वेज, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर और रेसेस, यानी कल्चर यानी रीति रिवाज, है ना, पेशेंट के रीति रिवाज कुछ और हैं और नर्स कुछ और उनको बता रही है, और कई बार वो नहीं कर पाते हैं, जो नर्स जो पेशेंट है वो कई बार नहीं कर पाता क्योंकि उसके कल्चर के विरुद्ध हैं। तो कई बार ये क्या होता है, ये भी अपने कम्युनिकेशन को बाधित करती है। लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नर्स अगर हिंदी में बात कर रही है या नर्स इंग्लिश में बात कर रही है और पेशेंट को समझ में आ रही है हिंदी, तो ये भी क्या है, जो कम्युनिकेशन को क्या करती हैं, बाधित करती हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो भी क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को बाधित करता है। रेस हैं, जो जाते हैं, वो भी कम्युनिकेशन को क्या करती हैं, बाधित करती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, अगर नॉइजी एनवायरमेंटल होगा, शोरगुल वातावरण होगा, वो भी कम्युनिकेटर को क्या करेगा, कम्युनिकेशन को बाधित करेगा। अनकंफर्टेबल होगा पेशेंट या नर्स, वो भी कम्युनिकेशन को क्या करेगी, बाधित करेगी। और लैक ऑफ प्राइवेसी यानी गोपनीयता की कमी होगी तो भी नर्स और जो पेशेंट के मध्य कम्युनिकेशन की कमी होगी। तो इस प्रकार अपन ने इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है अपन ने डिस्कस कर लिया 2 क्लासों में। उम्मीद करता हूँ आपने जो इंट्रोडक्शन है अच्छे से समझा। अब अपन एक एक टॉपिक लेंगे और फंडामेंटल के अंदर डिस्कस करेंगे। कल अपन एक नए क्लास के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।